समझ रहा था, अभी ठीक समझ रहा हूँ। कमीनी, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि मेरी जो दरख्वास्त सालों साल तुझे कबूल नहीं हुई, वो एकाएक क्यों कर कबूल हो गई। एकाएक क्यों कर ऐसा प्यार उमड़ा तेरे मन में कि मैं तुझे तेरा डैडी लगने लगा। लेकिन नहीं, नहीं लगने लगा। तू आज भी मेरे से उतनी ही नफरत करती है जितनी कि हमेशा करती थी। तू इस घर में बेटी बनकर नहीं आई, जासूस बनकर आई, दुश्मन बनकर आई। अब बोल, क्यों किया तूने ऐसा? सुनना चाहते हैं? हिला हिम्मत करके बोली। हाँ, सुनना चाहता हूँ। तो सुनिए। इसलिए किया क्योंकि मैं अपने वैशी भांजे से खून का बदला चाहती हूँ, क्योंकि उस जानवर को मैं फांसी पर टंगा देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं केकी के खून का इंसाफ होता देखना चाहती हूँ। केकी? तेरा क्या लगता था वो? केकी मेरा भाई था। पागल हुई है? वो तेरा भाई कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसे आप मेरे बाप नहीं हो सकते। क्या बकती है? अगर आप मेरे बाप हैं, तो क्यों मेरा खून करना चाहते हैं? क्यों अपनी इकलौती औलाद का खून चुल्लू भर भर के पीना चाहते हैं? तेरी करतूत की वजह से। आपकी करतूतें मेरी करतूत से किस कदर बेहतर हैं? बकवास बंद कर। वो तो मैं बराबर हूँ, लेकिन आपकी माँ के साथ क्या प्रॉब्लम थी जो आप भी? ठहर जा साली। नेताजी ने इतनी जोर का घूंसा उसके गले की घंटी पर रसीद किया कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी। नेताजी ने रिवॉल्वर कोट की जेब से हवाले की और फर्श पर चहलकदमी करने लगा। 5 मिनट बाद लाहौटी वापस लौटा। उसने फर्श पर गिरी पड़ी हिला की तरफ देखा। बेहोश हो गई है, नेताजी उतावले स्वर में बोला। होश में ला। लाहौटी ने झुककर उसे हिलाया डुलाया। हिला पर कोई असर नहीं हुआ। मर ही तो नहीं गई? नेताजी बोला। नहीं, सांस चल रही है। पानी के छींटे मार। लाहौटी सीधा हुआ और अटैच बाथ की तरफ बढ़ा। तभी नीचे कॉल बेल बजी। जाके देख कौन आया है, नेताजी बोला। जो भी हो उसे चलता करना और कोटक को बोल के आना कि जब तक मैं ना बोलूं आगे किसी को भीतर ना आने दे। लाहौटी सहमति में सिर हिलाता दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक फायर की आवाज हुई। ये कैसी आवाज थी? नेताजी सक पकाया। किसी गाड़ी ने, ट्रक ने बैक फायर किया होगा, लाहौटी बोला। आवाज बाहर सड़क से आती तो नहीं लगी थी? और किधर से आएगा बाप? नीचे पहुंच। लाहौटी वहां से निकला और गलियारे में चलता लिफ्ट के सामने पहुंचा। लिफ्ट नीचे थी और इंडिकेटर बताता था कि ऊपर आ रही थी। उसने डाउन बटन दबा दिया और प्रतीक्षा करने लगा। लिफ्ट उस फ्लोर पर आकर रुकी। निशब्द उसका दरवाजा खुलने लगा। दरवाजा अभी आधा ही खुला था कि लाहौटी को भालेकर की सूरत और उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर दिखाई दी। उसका हाथ तत्काल अपनी गन की तरफ लपका। भालेकर ने उसे पहले ही खुलते दरवाजे में से शूट कर दिया और फिर उसकी लाश को लांग कर आगे गलियारे में कदम रखा। उसने गलियारे में निगाह दौड़ाई तो हिला के बेडरूम का दरवाजा तनिक खुला पाया। वो उस दरवाजे पर पहुंचा। उसने एक निगाह भीतर डाली और उसे धकेल कर भीतर कदम रखा। नेताजी ने दरवाजे की तरफ देखा। दोनों की निगाहें मिली। फिर नेताजी को भालेकर के हाथ में थमी गन दिखाई दी। उसके नेत्र फैले। भालेकर? वो हैरानी से बोला। क्या है ये? साले, भालेकर इतने भड़के लहजे में बोला कि उसकी आवाज गले में फंसने लगी। कमीने, अपनी खाल बचाने का वास्ते मेरे को पुलिस के भेड़ियों के आगे डाल दिया। क्या बकता है? ऐसी कोई बात नहीं है। बरोबर है, मेरे को खुद पुलिस बोला। तो समझता नहीं? क्या नहीं समझता मैं? और जो मैं नहीं समझता वो तू मेरे को समझाया काहे नहीं? कोशिश किया, पर तू सारा मोबाइल ऑफ करके रखता है। मेरा मोबाइल बरोबर ऑन था। मैं अब समझाता है। अब क्या समझाता है? अब तो मैं समझ गया जो समझना था। तू पागल है, तू कुछ नहीं समझा है। गन हटा। शौक की क्षणिक स्थिति गुजर जाने के बाद नेताजी के स्वर में फिर अधिकार का पुट आ गया। अदब से पेशा, मैं समझाता है। क्षण भर को नेताजी के पुराने रौब का असर भालेकर पर हुआ। उसका गन वाला हाथ तनिक कांपा, लेकिन तत्काल फिर स्थिर हो गया। मेरे को कुछ समझना नहीं मांगता, वो दृढ़ता से बोला। तू साला दगाबाज, तू साला चुप कर पेट पर वार करने वाला, तू साला एहसान फरामोश, तू साला नाशुक्रा। मैं नहीं छोड़ेगा तेरे को। किधर छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। उस दौरान नेताजी का दायां हाथ
कोट की जेब में सरक गया था और जाकर रिवॉल्वर की मूठ पर पड़ा था। उसने रिवॉल्वर को बाहर निकाले बिना जेब में ही उसका रुख भालेकर की तरफ किया और घोड़ा दबाया। गोली भालेकर के बाएं कंधे में लगी। वो तनिक पीछे को लड़खड़ाया और फिर संभल गया। नेताजी को फिर गोली चलाने का मौका दिए बिना उसने अपनी गन का घोड़ा खींचा। गोली नेताजी के माथे पर लगी और खोपड़ी में घुस गई। उस एक ही गोली ने उसका काम तमाम कर दिया। वो धड़ाम से कालीन बिछे फर्श पर हिला के करीब गिरा। उसकी आंखें छत पर कहीं टिक कर पथरा गई। भालेकर को जब गारंटी हो गई कि वो मर चुका था, तो उसने अपने गन वाले हाथ से अपना घायल कंधा थाम लिया, जिसमें से भल भल करके खून बह रहा था। उस दौरान हिला को होश आ गया था। वो उठकर बैठ गई थी और फटी फटी आंखों से कभी मरने वाले को और कभी मारने वाले को देख रही थी। भालेकर ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अपना घायल कंधा पूर्ववत थामे लड़खड़ाता हुआ वो बेडरूम से बाहर निकल गया। वो जाकर लिफ्ट में सवार हुआ और उसने उसका डाउन बटन दबाया। अब उसका भड़का मिजाज ठंडा पड़ चुका था और घायल होने के बावजूद अब उसे अजीब से सुकून का एहसास हो रहा था। वो खुश था कि वो किसी से नहीं हारा था, न पुलिस से, न लाहौटी से, न नेताजी से। उसने सबको फिट कर दिया था। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर रुकी। उसका दरवाजा खुला तो उसने दो पुलिसियों को अपनी तरफ गन ताने बाहर खड़ा पाया। इत्तेफाक से गोलियां चलने की आवाज एक गश्ती गाड़ी ने सुन ली थी और उसी पर सवार पुलिसिये वहां पहुंचे थे। कोटक के प्राण उन्हें भालेकर की बाबत बताकर निकले थे। गन फेंक, एक पुलिसिया चिल्लाया। गन फेंक, भालेकर ने सोचा। वो तो वैसे ही उसकी उंगलियों में से निकली जा रही थी। लो नवाब, वो जबरन मुस्कुराता बोला, खेल तो खल्लास हो गया। अभी गन कौन मांगता है? सफेद मैटाडोर वैन डॉक्टर वॉल्सन के डी एडिक्शन सेंटर के आयरन गेट पर पहुंची। गार्ड ने वैन के आजू बाजू और सामने पुलिस लिखा देखा। उसकी ड्राइविंग सीट पर एक वर्दीधारी हवलदार को और पैसेंजर सीट पर एक इंस्पेक्टर को बैठे देखा तो उसने तत्काल फाटक खोला। वैन भीतर दाखिल हुई। ड्राइववे से गुजरकर 3 मंजिला इमारत के पोर्च में पहुंची। पिता पुत्र बाहर निकले। ग्लास डोर पर एक दरबान बैठा था। वो उछलकर खड़ा हुआ और उसने उनके लिए दरवाजा खोला। आगे रिसेप्शन हॉल था जो उस घड़ी खाली था। बाईं ओर रिसेप्शन काउंटर था जिसके पीछे एक युवती मौजूद थी। दोनों रिसेप्शन पर पहुंचे। इंचार्ज कौन है? बोनी जादव रौब से बोला। उसका रौब एसटीसी की उस गोली में से निकल रहा था जो उसने वैन के प्राइवेट रोड पर दाखिल होते ही अपने पिता की आंख बचाकर बिना पानी के निकल ली थी। डॉक्टर वॉल्सन तो अभी इधर से गए हैं, युवती बोली। वो तो अब कल सुबह लौटेंगे। अरे, इधर का बंदोबस्त कौन देखता है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट कौशिक देखते हैं। क्या वो है इस वक्त? जी हाँ है। किधर है? युवती रिसेप्शन के पीछे से निकलकर खुद उन्हें मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में छोड़कर गई। मैं इंस्पेक्टर पाटिल, मुंबई पुलिस, बोनी जादव रॉब से बोला। ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड। उसने आई कार्ड की इतनी ही झलक कौशिक को दिखाई कि उसे उस पर लगी उसकी तस्वीर और तस्वीर पर डिप्टी कमिश्नर की गोल मोहर लगी दिखाई दे जाती। बैठिए, कौशिक बोला। टाइम नहीं है, जल्दी वापस मुंबई पहुंचना है। क्या सेवा है हमारे लिए? इधर हेरोइन डी एडिक्शन के लिए एक गोवानी लड़की भर्ती है। नाम लारा रेबेलो है। 26 जनवरी दोपहर बाद वो इधर लाई गई थी। आपको मालूम होगा कि वो लड़की एक मर्डर केस में आई विटनेस है। कौशिक ने सहमति में सिर हिलाया। कमिश्नर साहब के हुक्म पर उसको मुंबई ले जाने का है, लेकिन अभी तो वो बयान देने के काबिल नहीं है। कब होगी? अभी 3-4 दिन और लगेंगे। कोई नो प्रॉब्लम। उस दौरान मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसकी शिनाख्त की तस्दीक की जाएगी और उसके इलाज का इंतजाम पुलिस के किसी अच्छे अस्पताल में किया जाएगा। मिस्टर एडवार्डो को भी तो इधर बुलाना होगा। वो कौन है? जो लारा रेबेलो को इधर भर्ती करा के गए थे। अभी वो किधर हैं? मेरे को नहीं मालूम। डॉक्टर वॉल्सन को मालूम होगा। उसको क्यों बुलाना होगा? बिल भरने के लिए। ओ, बिल भरने के लिए? दैट्स नो प्रॉब्लम। बिल मुंबई पुलिस भरेगी, हम भरेंगे। अभी? हाँ।
आप उसके लिए तैयार होके आए हैं। आपको पता था यहाँ आएंगे तो बिल भरना पड़ेगा। आपको बिल से मतलब होना चाहिए। छगन जादव बोले बिना नहीं रह सका। इन बातों से नहीं। कौशिक ने घूर कर उसे देखा। तमीज नहीं है क्या? फिर वो सख्ती से बोला, दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारे साहब से बात कर रहा हूँ? क्या? चुपचाप खड़े रहो। छगन जादव का जी चाहा कि वो उसकी गर्दन से दबोच कर हिलाए। बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं पर काबू किया। बिल्लाप। बोनी जादव ने फिर वार्तालाप का सूत्र अपने काबू में किया। पेमेंट के लिए मुंबई पुलिस को भेज सकते हैं। आपका कोई उच्च अधिकारी इस बात की तस्दीक करे तो ऐसा हो सकता है। कौशिक बोला, क्या मेरा डीसीपी चलेगा? चलेगा। डीसीपी का नाम प्रधान है। उसकी डायरेक्ट लाइन का नंबर 220222020 है। फोन लगाइए और बात कीजिए। कौशिक ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन वैसी कोई कोशिश करने से पहले उसने मुंबई की डायरेक्टरी निकाली। उसमें पुलिस हेडक्वार्टर की एंट्री निकाली और तस्दीक की कि एंट्रीज की लंबी लिस्ट में डीसीपी प्रधान का नाम और उसका वो नंबर दर्ज था। फिर उसने उस नंबर पर कॉल लगाई। मिस्टर प्रधान, वो बोला, डीसीपी मुंबई पुलिस? यस, जवाब मिला। कौन बोलता है? सर, मैं इधर पूना से डॉक्टर कौशिक बोलता हूँ, डॉक्टर वॉल्सन डी एडिक्शन सेंटर से। वो क्या है कि आई नो, आई एम इन अ मीटिंग राइट नाउ। आई एम सॉरी सर। हमारा इंस्पेक्टर पाटिल उधर पहुंच गया क्या? यस सर। देन डू द नीडफुल एंड ऑब्लाइज्ड। राइट सर, बट लाइन कट गई। कौशिक ने रिसीवर वापस रखा और फिर बोला, ठीक है, आप लड़की को ले जा सकते हैं। बोनी जादव की जान में जान आई। थैंक यू, वो बोला। तुम? कौशिक ने छगन जादव को आदेश दिया, गाड़ी को बिल्डिंग के पिछवाड़े में लेकर जाओ। उधर क्यों? बोनी जादव ने पूछा। लारा रिबेलो का कमरा दूसरी मंजिल पर इमारत के रियर विंग में है। कौशिक बोला, पीछे ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के बाजू में ही एग्जिट डोर है। ओह, बोनी जादव ने अपने पिता को इशारा किया। वो सहमति में सिर हिलाता तत्काल वहां से रुखसत हो गया। लड़की इस वक्त किस हालत में है? ठीक है, कौशिक बोला, होश में है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उसे देखकर आया था। उसे सेडेटिव का इंजेक्शन दीजिए। वो किस लिए? ताकि रास्ते में वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करे। लंबा सफर है ना। ओह, असल अंदेशा बोनी जादव को ये था कि होश में होने की सूरत में लड़की उसे पहचान सकती थी और शोर मचाने लग सकती थी कि वो असली पुलिस वाला नहीं था, बल्कि केकी मिस्त्री का हत्यारा था। आप यहीं बैठिए, कौशिक उठता हुआ बोला, मैं इंजेक्शन का इंतजाम करता हूँ। मैं भी पिछवाड़े में ही चलता हूँ, बोनी जादव बोला, और लड़की के उधर पहुंचने का इंतजार करता हूँ। सूट योरसेल्फ। कौशिक के ऑफिस से दोनों साथ बाहर निकले। कौशिक ने उसे वो लंबा गलियारा दिखाया जो पिछवाड़े की तरफ जाता था और स्वयं जूनियर डॉक्टरों के ड्यूटी रूम की ओर बढ़ गया। वहां उसने एक डॉक्टर को आवश्यक निर्देश देकर लारा के कमरे की ओर रवाना किया और वापस लॉबी में पहुंचा। लॉबी में कॉम्बैट ड्रेस जैसी वर्दियां पहने 7-8 सशस्त्र व्यक्ति मौजूद थे। उनमें एक व्यक्ति सादे कपड़ों में था और वो उस खड़ी रिसेप्शनिस्ट युवती से बात कर रहा था। युवती ने कौशिक को देखा तो तत्काल उसने अपने आप से बात करते व्यक्ति को दिखाकर कौशिक की तरफ इशारा किया। वो व्यक्ति कौशिक के समीप पहुंचा। उसने उसका अभिवादन किया और फिर बोला, मेरा नाम पंकज झालानी है। मैं मुंबई के नेशनल डेली एक्सप्रेस का रिपोर्टर हूँ। पंकज झालानी, कौशिक तत्काल बोला, वही जिसकी बाईलाइन के साथ कल वो बड़ी स्टोरी छपी थी जो। हाँ वही, झालानी उतावले स्वर में बोला। ये लोग कोबरा सिक्योरिटी सर्विसेज मुंबई से हैं। इन्हें एक्सप्रेस के चीफ एडिटर मिस्टर शिवरामन ने एंगेज किया है और मैं इन्हें यहाँ पहुँचाने आया हूँ। ये इनका लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है जो मिस्टर शिवरामन ने यहाँ के संचालक डॉक्टर वॉल्सन के नाम जारी किया है। कौशिक ने लेटर को लेकर उसका मुआयना किया। फिर वो बोला, क्यों एंगेज किया है इन लोगों को? इन्हें यहाँ भर्ती लारा रेबेलो नाम की गोवानी युवती की पर्सनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसा क्यों? अगर आपने एक्सप्रेस का एक्सपोज पढ़ा है तो आपको मालूम ही होगा कि लारा रेबेलो एक मर्डर के केस में मटेरियल विटनेस है। ये वही लारा रेबेलो है जिसका एक्सप्रेस में जिक्र था।
जी हाँ, लारा रेबेलो को जबरन और इरादतन ड्रग एडिक्ट बना दिया गया था। इसलिए जब तक उसके यहाँ चल रहे डी एडिक्शन ट्रीटमेंट से वो नॉर्मल नहीं हो जाती, उसका बयान नहीं हो सकता। इस दौरान उसका यहाँ से अगवा हो सकता है, कत्ल तक हो सकता है। इसलिए एक्सप्रेस ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों को। लेकिन उसे तो मुंबई से आए पुलिस वाले यहाँ से ले जा रहे हैं। क्या? मुंबई पुलिस का एक इंस्पेक्टर और एक हवलदार उसे यहाँ से लिवाने आए हुए हैं। बट दैट्स इम्पॉसिबल। पुलिस को लड़की की यहाँ मौजूदगी की खबर नहीं है। पुलिस को क्या, किसी को भी नहीं है। लेकिन वो तो कहाँ है पुलिस वाले? अभी पिछवाड़े में गए थे। सफेद मैटाडोर वैन है उनके पास, हो सकता है चले भी गए हो। गार्ड्स में से एक झालानी के पीछे उसके करीब सड़क आया था और वो तमाम वार्तालाप सुन रहा था। अटेंशन एवरीबडी। एकाएक वो अपनी गन निकालता गरजा, वॉच फॉर व्हाइट मैटाडोर। 4 जने सामने से पिछवाड़े की तरफ बढ़ो, बाकी मेरे साथ आओ। रिपीट, सफेद मैटाडोर वैन, खाली 2 सवार, निकलने ना पाए। अपने अपने हथियार हाथ में लिए निर्देशानुसार सब दौड़ पड़े। जालानी हक बगाए से कौशिक के पास से हटा और प्रवेश द्वार के करीब सरक गया। कुछ क्षण दौड़ते कदमों की आवाजें आती रही, फिर गोलियां चलने लगी। वातावरण में ब्रेकों की चरचराहट की आवाज गूंजी। फायरिंग बदस्तूर जारी रही। फिर इमारत के पहलू से निकलकर सफेद मैटाडोर वैन शराबी की तरह झूमती सामने कंपाउंड में प्रकट हुई। उसका एक पहिया गोलियां लगने से बैठ गया था, जिसकी वजह से वो ड्राइव के काबू में नहीं आ रही थी। सावधान, कोई चिल्लाया, ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। वार्निंग का कोई असर सामने नहीं आया। वैन लड़खड़ाती डगमगाती कभी भी उलट जाने को आमादा चलती रही। फायर, एम द ड्राइवर। कोई गन एक साथ गरजी। वैन की विंड स्क्रीन चूर चूर हो गई। फिर उसका ड्राइविंग सीट की ओर का दरवाजा खुला और छगन जादव वैन से बाहर आकर गिरा। वैन आगे एक पेड़ से टकराई और एक धड़ाम की आवाज के साथ स्थिर हो गई। सिक्योरिटी गार्ड्स हथियार ताने दृढ़ता से आगे बढ़े। वैन का पैसेंजर साइड का दरवाजा खुला और उसमें से बोनी जादव बाहर कूदा। वो लपक कर फर्श पर लुढ़के पड़े अपने पिता के पास पहुंचा और घुटनों के बल जमीन पर बैठकर उसके कंधे झिंझोड़ने लगा। डैडी, डैडी, वो रोता हुआ बोला। डैडी बोलो, मेरे से बात करो। तभी करीब पहुंचे झालानी की नजर पहले खून से लथपथ जमीन पर लुढ़के हवलदार पर पड़ी। अरे, उसके मुंह से निकला, ये तो छगन जादव है। अपने पिता का नाम लिया जाता सुनकर बोनी जादव ने सिर उठाया। बोनी, झालानी के मुंह से निकला। बोनी जादव, इंस्पेक्टर की वर्दी में। तब तक पूरी तरह से एस्टेसी के नशे के हवाले बोनी जादव में डबडबाई आंखों से झालानी की तरफ देखा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने खामोशी से उसके गिर्द घेरा डाल दिया था। झालानी, बोनी जादव कातर भाव से बोला। डैडी बोलते नहीं। बोनी, तेरे डैडी मर चुके हैं। मर चुके हैं? साबले साहब भी? मामू भी? उनके खास ने ही घर में घुस के उन्हें शूट कर दिया। क्या भालेकर ने? हाँ, मुझे पूना के रास्ते में मोबाइल पर खबर लगी। वो खुद भी घायल है, लेकिन मौत से दूर है। वो पुलिस की गिरफ्त में है और अपनी मर्जी से गा गा कर सब बयान कर रहा है। सब बयान कर रहा है? हाँ, अब खेल खत्म है बोनी बाबा। बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की तेरी खातिर, लेकिन किसी की कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। अभी ये तेरी खुद की आखिरी कोशिश भी। खुदाई इंसाफ ऐसा ही होता है, कभी देर से होता है, लेकिन होता है। इसी वास्ते बोलते हैं कि खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। मेरा क्या होगा? जो होगा सामने आ जाएगा। बोनी बाबा, मेरे पास 100 सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त उन्हें पूछकर मैं तेरे को हलकान नहीं करूंगा। खाली एक सवाल का जवाब मेरे को दे। पुलिस का क्या भाव लगा? गोखले 1 पेटी, गोविलकर 4, प्रधान 10। प्रधान ने सीधे मांग की क्या? नहीं, गोविलकर की मार्फत की। यानी कि डीसीपी प्रधान ने भी रिश्वत खाई। ये बात खाली गोविलकर जानता है? हाँ। गोविलकर ने केकी मिस्त्री के कत्ल के बाद जो आनंद फानंद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करके नहीं की। उसमें खुद डीसीपी की रजामंदगी थी, इसलिए की। हाँ।
सो लॉन्ग बोनी बाबा। मेरे को दुख है कि तेरे को अपने पिता का मरा मुंह देखना पड़ा, लेकिन अपनी करतूत से ही तो। वो फिर रोने लगा, इस बार हिचकियां ले लेकर। डीसीपी प्रधान कोलाबा में स्थित होटल डिप्लोमेट से बाहर निकला और पार्किंग में खड़ी अपनी एम्बेसडर कार की तरफ बढ़ा। डिप्लोमेट का मैनेजर उसका दोस्त था और वहां आने के पीछे उसका जो मिशन था वो था होटल के एक कमरे में बैठकर खामोशी से ड्रिंक करना। बाहर अभी सूरज भी नहीं डूबा था, जबकि वो अपने मिशन से फारिग हो भी गया था। वजह यही थी कि उसका खाने पीने में कतई दिल नहीं लगा था। उसने जहर मार की तरह 3 पैक आनन फानन हलक से नीचे उतारे थे और उठ खड़ा हुआ था। वो डेली ड्रिंकर था, ड्रिंक्स का रसिया था, इसलिए बड़े इत्मीनान से काफी वक्त लगाकर ड्रिंक करता था। उस रोज एक अपवाद की तरह उसने सरेआम विस्की पी थी, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ था। उसका मूड सुधरने की जगह और बिगड़ गया था। ऐसा ही आंदोलित किया था उसे उसकी पिछले रोज की कमिश्नर के पास हाजिरी ने। वो कार में जाकर बैठा। उसके उस वक्त के मूड की वजह से ही उसकी तवज्जो इस बात की तरफ नहीं गई थी कि उसके ड्राइवर की ड्यूटी करते हवलदार ने ना तो उसे होटल से निकलते देखकर गाड़ी को मार्की में उसके सामने ला खड़ी करने की कोशिश की थी, और ना जब वो खुद चलकर कार के पास पहुंच गया था तो नीचे उतरकर उसने उसके लिए कार का पिछला दरवाजा खोलने की जहमत की थी। ऑफिस चलो, वो बोला। ड्राइवर ने सहमति में सिर हिलाया। उसने कार को पार्किंग से निकाला और सड़क पर लेकर आया। फिर कार ट्रैफिक में शामिल हो गई। पिछले रोज की कमिश्नर के ऑफिस की पेशी ने उसे हिलाकर रख दिया था। कैसे उसने उस पर यह लांछन उछाला था कि के मिस्त्री के कत्ल के केस को एक्सीडेंटल डेथ का केस बनाने में मोटी रिश्वत चली थी, और उसमें वो भी शेयर होल्डर था। और उस गोवानी लड़की के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग क्योंकि कमिश्नर के पास थी। उसने लांछन को झूठा और कैसेट को फर्जी तो करार दे दिया था, लेकिन पता नहीं कमिश्नर को उसकी बात से इत्तेफाक हुआ था या नहीं। और जैसे एकाएक उसने उसे अपने ऑफिस से डिसमिस किया था, वो भी उसे कचोट रहा था। कई बार वो अपने आप से सवाल कर चुका था कि क्या वो फंस सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों उस जवाब से उसे निश्चिंतता का एहसास नहीं होता था। अपने ख्यालों से उबरकर उसने खिड़की से बाहर निगाह डाली तो वो सक पकाया। क्या उसकी होटल में मौजूदगी के दौरान उसका ड्राइवर भी उसकी तरह कहीं से घूंट लगा आया था? अबे किधर जा रहा है? वो गुस्से से बोला। ऑफिस का रास्ता भूल गया क्या? जवाब में ड्राइवर के मुंह से अजीब सी घरघराहट निकली। अबे बोलता क्यों नहीं? फिर वही घरघराहट। तभी रियर व्यू मिरर में से उसकी ड्राइवर से निगाह मिली। निगाह मिलते ही ड्राइवर ने फौरन निगाह चुराई। गाड़ी रोक बाजू में करके डीसीपी गुर्राता सा बोला। आदेशानुसार गाड़ी रुकी। इधर मेरी तरफ देख। ड्राइवर ने देखा। कौन है तू? डीसीपी हैरानी से बोला। तू तो हवलदार सखाराम नहीं है? नहीं है ना बाप, जीत सिंह विनीत भाव से बोला। सखाराम कहाँ है? सेफ है। सेफ है का क्या मतलब? थोड़ी देर वास्ते तुम्हारी खिदमत से बाहर है, अभी ड्यूटी संभाल लेगा। है किधर? बोलेगा ना। ये क्या हरकत की है तूने? जानता है मैं कौन हूँ? जानता है ना बाप, तभी तो हरकत की हिम्मत की। कौन हूँ मैं? आप डीसीपी प्रधान साहब है। क्या मांगता है? खाली 2 मिनट बात करना मांगता है। ये कौन सा तरीका है बात करने का? यही फिट तरीका बाप, जब बात सुनेगा तो तुम भी बोलेगा यही फिट तरीका। क्या मांगता है? बंद होना मांगता है। क्या? लॉकअप में बंद होना मांगता है। क्यों? क्योंकि मैं तारदेव थाने की डेली हाजिरी में कोताही किया। जो भेड़ो कोर्ट का ऑर्डर ना माने उसको पकड़कर बंद ही तो किया जाता है। क्या किस्सा है? मैं सुपर स्टोर की डकैती का मुलजिम है बाप, और जमानत पर छूटा भेड़ू है। नाम क्या बोला? नहीं बोला, अभी बोलता है। जीत सिंह। ओ, तुम वही जीत सिंह हो? अभी आया ना मगज में? इस ड्रामे का क्या मतलब है? बाप सुनने की हामी भरो तो बोलता है ना। बोलो। बाप, मैंने पिछले दिनों आपके महकमे से एक मुहावरा सीखा। अच्छा मुहावरा था। तुम मेरी पेट खुजाओ, मैं तुम्हारी पेट खुजाता है। क्या मतलब? समझाता है बाप।
केके मिस्त्री के कत्ल के केस का भांडा फूट चुका है। उसकी लिपापोती करने वाले तमाम भेड़ुओं की गिरफ्तारी अब खाली वक्त की बात है। तुम्हारी भी। क्या क्या बकता है? 10 पेटी रिश्वत खाया ना बाप? डीसीपी सक पकाया। 10 तुम, 4 गोविलकर, 1 गोखले, समझा क्या? तेरे को कैसे मालूम? अभी कैसे तो मालूम है ही, बंडल लगता हो तो बोलो। आगे बढ़। तुम 10 पेटी रिश्वत खाया होने से इनकार इसलिए कर सकता है बाप क्योंकि तुम्हारे को पक्की की कोई साबित नहीं कर सकता। कोई साबित नहीं कर सकता, पर एक भेड़ू है ना जो साबित कर सकता है। कौन? इंस्पेक्टर गोविलकर। डीसीपी सक पकाया। सब कोई जो रिश्वत खाया उनको नेता लोगों की तरफ से बड़ा बटाटा डील किया। सब इंस्पेक्टर गोखले को, इंस्पेक्टर गोविलकर को, डॉक्टर पारेख को रिश्वत का रोकड़ा बड़ा बटाटा ने चढ़ाया। तुम रिश्वत गोविलकर का मार्फत खाया, इस वास्ते समझता है कि सेफ। पर अभी जब गोविलकर गिरफ्तार होएगा तो खास कमिश्नर के हुक्म से गिरफ्तार होएगा, तो तुम किधर सेफ? तो इतनी बातें कैसे जानता है? अभी छोड़ो ना बाप, जानता है तो जानता है। मैं कुछ गलत बोला तो बोलो, मुंह पकड़ो मेरा। डीसीपी खामोश रहा। बाप, जब 3 फूल वाला तुम्हारा इंस्पेक्टर बोलेगा कि तुम केके मिस्त्री के केस में नेता लोगों से 10 पेटी का रिश्वत खायला था, तो उसके बोले को तुम कैसे झुटलाएंगा? कैसे झुटलाएंगा जब कमिश्नर को भी मालूम इतनी बड़ी लीपापोती अकेले इंस्पेक्टर के या सब इंस्पेक्टर के किए नहीं हो सकती। तो वो फैंसी मुहावरा, तुम मेरी पेट खुजाओ मैं तुम्हारी पेट खुजाता है। कैसे? तुम्हारे इंस्पेक्टर का मुंह बंद करके। कैसे करेगा? देखना। क्यों करेगा? खास तुम्हारी खातिर तो नहीं करेगा। क्या तुम्हारी भी कोई खुजली गोविलकर से मिटती है? अभी आया ना मगज में। लेकिन अकेले गोविलकर का मुंह बंद करने से क्या होगा? रिश्वत देने वाले तो दावा करेंगे कि नहीं करेंगे। क्यों? उनके मुंह पहले ही बंद हैं। कैसे? साबले करके एमपी खल्लास, लेबर लीडर छगन यादव खल्लास। तेरे को कैसे मालूम? तूने किया क्या? नहीं। तो फिर महकमे से पता करना, मालूम पड़ जाएगा। बड़ा बटाटा गिरफ्तार है, पर वो तुम्हारी रिश्वत की बाबत कोई दावा नहीं कर सकता। वो तुम्हारे वास्ते कोई रोकड़ा गोविलकर को दिया भी तो बोलना गोविलकर ही खा गया। बिल्कुल ठीक। नहीं ठीक बाप, बड़ा बटाटा बोले तो ये जवाब ठीक है, बोरी यादव बोले तो ये जवाब ठीक है, पर इंस्पेक्टर गोविलकर जो एन चौकस करके 10 पेटी तुम्हारे को पहुंचाया, वो बोले तो ये जवाब ठीक नहीं है। है तो बोलो ठीक है। नहीं है। तो फिर ये कि मुझे तुम्हारी पेशकश कबूल है, तुम मेरी पेट खुजा के दिखाओ, मैं तुम्हारी पेट खुजाता हूँ। वादा करता है ना बाप? हाँ। मुकर तो नहीं जाएगा? नहीं। इसलिए नहीं, वो मुस्कुराया क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई। बढ़िया, तुम्हारा ड्राइवर डिक्की में है बाप, मैं जाता है। जालानी ने तारदेव थाने इंस्पेक्टर गोविलकर का नंबर अपने मोबाइल पर पंच किया। गोविलकर की आवाज आई तो वो बोला, जालानी बोलता हूँ। बोलो भाई, तुम्हारे से बात करनी है। कैसी बात? खास और खुफिया। ऐसी कौन सी बात है? ऐसी वो बात है जिसमें तुम्हारा और तुम्हारे ऊपर नीचे वालों का फायदा छुपा है, बल्कि कल्याण छुपा है। पहेलियां बुझा रहा है। जालानी खामोश रहा। ठीक है, आके कर बात। थाने में नहीं। क्यों? ये थाने में बैठ के करने लायक बात नहीं। दूसरे, अब मुझे थाने के ख्याल से दहशत होती है। तो फिर हमारे थाने के करीब ही एक ईरानी रेस्टोरेंट है, मालूम है ना? मालूम। उधर पहुंचो, मैं चाय का ऑर्डर बोल के रखता हूँ। आता हूँ। गोविलकर 3 मिनट में ईरानी रेस्टोरेंट में पहुंच गया। रेस्टोरेंट में उस वक्त कोई खास भीड़ नहीं थी। जालानी एक कोने की मेज पर बैठा हुआ था। उसने हाथ हिलाकर गोविलकर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। गोविलकर उसके सामने आ बैठा।